Hello students, KSIS Academy Patna welcomes you all. BPSC मेंस 66वीं BPSC मेंस का डेट पब्लिश हो चुका है और इसलिए आज हम लोग अपने मेंस के सेशन में BPSC पे ही चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि GS पेपर 2 कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है, रिस्क हो जाता है और पेपर 1 के कंपैरिजन में तुलना में उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं फेच कर पाता है। लेकिन सही रणनीति से, सही तरीके के आंसर राइटिंग से, सही तरीके का लेखन से हम लोग यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो निश्चित ही हम लोग 250 नंबर ला सकते हैं। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, सकारात्मक विचार के साथ आज हम लोग इस सेशन की शुभ आरंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनल है। कहने का मतलब कि बहुत सारे तथ्य को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के आपको आंसर लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, इसमें करंट अफेयर्स होगा, सरकारी योजना और परियोजना होगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग एक खूबसूरत टॉपिक को आंसर करने की आज हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सो आई एम डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी और आज का जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसको पढ़ लीजिए। डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है, एक फुल लेंथ क्वेश्चन के रूप में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भाग डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको मालूम होगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि डिजिटल इंडिया की सफलता का विभिन्न स्तंभ क्या है और इसको गंभीर रूप से मूल्यांकन करें। और तीसरा भाग कि बिहार में अवसर और चुनौतियां क्या हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे इससे मिला के, तब ऐसे स्थिति में आपको बिहार के कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में जानना होगा, उद्यमी क्षेत्र के बारे में जानना होगा, अधिसंरचना और संचार के बारे में जानना होगा, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में जानना होगा, शहरी और ग्रामीण विकास के बारे में जानना होगा। वे सारा बिहार के पहलू में हम लोग ये डिस्कस करना होगा। मानव विकास, बिहार में मानव विकास, बिहार में आपका आपदा प्रबंधन, ये सारे क्षेत्र को हम लोग को पढ़ना होगा यदि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें कि बिहार में डिजिटल इंडिया के अवसर और चुनौतियां क्या क्या है। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपका सिंपल यही है कि डिजिटल इंडिया के विभिन्न स्तंभ क्या हैं। पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है। आज दूसरा सेक्शन डिस्कस करेंगे, डिजिटल इंडिया के विभिन्न स्तंभ क्या है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि मेंस आंसर में पहला तो आपका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, परिचय होना चाहिए। उसके बाद से जो भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आंसर का मुख्य स्तंभ, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, आंसर का शरीर, उसको आप पैराग्राफ में लिखें। लेकिन
एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में लिंक होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ये नहीं कि आप समुद्र के बारे में बात करें और फिर आप अंतरिक्ष पे चले जाएं। समुद्र से पहले भूमि पे आइए, भूमि से फिर आप अंतरिक्ष में आइए। जंप नहीं लीजिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में। और तीसरा, निष्कर्ष। हमेशा आप आंसर की समाप्ति अपने व्यू के साथ करें, एक अधिकारी के रूप में आपका क्या निष्कर्ष है। तो चलिए, इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल इंडिया के स्तंभ, यानी भारत में डिजिटल इंडिया अभियान को सफलता के लिए कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। पहले, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उदय देश के लिए न केवल एक पहल के रूप में बल्कि एक आकांक्षा के रूप से हुआ है। देखिए, इंट्रोडक्शन में जो भी सेंटेंस, वाक्य बनाएंगे उसमें हर एक शब्द का एक अर्थ होना चाहिए। डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है, एक योजना भी है, एक पहल भी है, लेकिन एक ये आकांक्षा भी है कि हम लोग कुछ भारत को ऐसे स्थिति पे ले जाएं ताकि पूरा विश्व भारत की ओर देखते रहे। इसीलिए पहला सेंटेंस है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उदय देश के लिए न केवल एक पहल के रूप में बल्कि एक आकांक्षा के रूप से हुआ है। क्या भैया आकांक्षा? ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की परिकल्पना निहित है। तो जो पहला सेंटेंस में हम लोग आकांक्षा की बात किए हैं, वो आकांक्षा क्या है? वो आकांक्षा है कि भारत का जो समाज है वो सशक्त हो, और कैसा सशक्त हो? ताकि भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दे। तो सेकंड सेंटेंस, ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की परिकल्पना निहित है। अब देखिए, ये तो है आपका आकांक्षा, ये तो है आपका कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। तो चलिए, इस कार्यक्रम के महत्व बिंदु, जिस सिद्धांत के ऊपर यह कार्यक्रम जो है आधारित है। तो मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम के परिकल्पना क्षेत्रों में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूलभूत उपयोगिता के रूप में। देखिए, ये कार्यक्रम है जिसके आधार पे आपका डिजिटल इंडिया है। पहला कार्यक्रम क्या है कि प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूलभूत उपयोगिता के रूप में। कहने का मतलब है कि इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट, सरकार ये टच कर रही है कि एक तरफ आपका मोबाइल फोन है और दूसरा आपका वित्तीय नेटवर्क है, यानी बैंक अकाउंट है। तो मोबाइल फोन से अपने आप को बैंक अकाउंट से आप जोड़िए। भारत के हर एक नागरिक के पास मोबाइल फोन को जोड़ना है उसके बैंक अकाउंट से, वित्तीय समावेशन, ताकि आप घर बैठे आराम से वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। और ये तभी कर सकते हैं जब आप डिजिटल साक्षर हो, जब आप डिजिटल जो है ये कोड इसके बारे में जानते हो, और दूसरा आपका विश्वास हो, यानी साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है। तो पहला जो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया में, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूलभूत उपयोगिता के रूप में, तो ये पहला सिद्धांत है भारत सरकार का कि इसको डेवलप करना है। दूसरा है मांग पर शासन और सेवाएं। मांग पर शासन और सेवाएं, देखिए आपके यहाँ लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं भारत में, तो भारत में लोकतंत्र जो है गांव के स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे
शुरू हो जाता है। और ये ग्राम पंचायत भी बहुत सारी सेवाएं देती हैं, फिर आपका राज्य सरकार, फिर आपका भारत सरकार। तो जो भी शासन का आधार है, जो भी शासन में लोग व्यवस्थित हैं, वो सेवाएं दें। और ये सेवाएं जो हैं लोगों को, आम जनता को मालूम रहना चाहिए। और यदि उनको किसी तरह का शक हो, डाउट हो, तो वो सरकार पर सवालिया निशान उठा सकते हैं। मांग पर शासन और सेवाएं, ये दूसरा है। तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण का मतलब ये है कि इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार चाहती है कि आपके यहाँ जो युवा हैं, जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो मोबाइल फोन एक डिजिटल हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जाने। यानी जो भी ऑनलाइन सेवा है उसको आप तभी उपयोग कर पाएंगे जब आप उस ऑनलाइन सेवा के बारे में आपको जानकारी होगी, साक्षरता होगी। इसीलिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण जो तीसरा आधार सिद्धांत है, इसके अनुसार भारत सरकार जो है भारतीय नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना चाहती है। अब देखिए, ये है आपका परिचय। कितने अच्छे से आप डिजिटल इंडिया को एक लाइन में डिफाइन कर दिए। फिर आकांक्षा क्या क्या है आप बता दिए कि भाई भारत का आकांक्षा क्या है कि एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था। और तीसरा है कि इसके आधार क्या है, डिजिटल कार्यक्रम का आधार क्या है। तो 3 मूलभूत कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के और द्वारा। प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूलभूत उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाएं, और तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। ये 3 सेवाएं हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ ये है कि अब जो है आप, चूंकि हम लोग के क्वेश्चन में चुनौती भी दिया जा रहा है, तो चुनौती पे भी थोड़ा बहुत बिंदु आप देंगे। तो सबसे बड़ा चुनौती क्या है? देश का विशाल आकार। और इस देश के विशाल आकार में बहुत सारे दुरुस्त है ना, दूरस्थ गांव हैं, बहुत दूर दूर तक ऐसे गांव हैं जहां पे संचार का कोई माध्यम नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि दूर स्थित क्षेत्रों पे भी आपका डिजिटल साक्षरता पहुंचे। और डिजिटल साक्षरता को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए आपको? इंटरनेट। तो पहला चुनौती यह है कि देश के विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ गांवों को ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप से जोड़ना राष्ट्र की महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। इसका मतलब आप कह दिए कि जो अब हम लोग स्तंभ बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की भी बात करेंगे। और इस कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य देश के हर भाग में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो आपका इंट्रोडक्शन में आप जो है परिचय देख चुके डिजिटल इंडिया के बारे में, और दूसरे पैराग्राफ में आप ये कह दिए कि क्या हमारे लिए चुनौती है। तो चलिए हम लोग जो है पहला स्तंभ चालू करने से पहले जो थोड़ा और पृष्ठभूमि पे हम लोग बात कर ले। हम लोग देखे थे कि अंतिम पैराग्राफ में हम लोग बात किए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, और भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां तक भी इंटरनेट को, उसकी सुविधा को पहुंचाया जाए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार जो है ऐसे ऐसे केंद्र की परिकल्पना कर रही है कि जहां पे इंटरनेट की सुविधा दी जाए। मान लीजिए आपका लद्दाख में चीन भारत बॉर्डर पे कनेक्टिविटी संचार नहीं है, लेकिन वहां पे यदि कम्युनिटी हॉल है तो उस कम्युनिटी हॉल में आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे ताकि लोग वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है वाकिफ हो जाएंगे।
तो इस तरह का पहल को हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। और दूसरा कि मान लीजिए आपका कॉमन सर्विस सेंटर ये भारत के नागरिकों के लिए है, तो भारत के नागरिकों के लिए है तो भारत इतना खर्च कर रहा है अपने लोगों के लिए, भारत सरकार अपने लोगों के लिए इतने खर्च कर रही है, तो बाहरी वाले भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड यानी आपका जो विशिष्ट पहचान है ये दोनों को लिंक करना है, यानी विशिष्ट पहचान आपके आधार कार्ड को कॉमन सर्विस सेंटर से लिंक करना है, जोड़ना है। तो इसके अलावा इसका उद्देश्य विशिष्ट पहचान को एक साधन के रूप में स्थापित करना और उसके जरिए डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन और कॉमन सर्विस सेंटर तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखिए 2005 में एक नीति आई थी सरकार की, भारत सरकार की, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नेंस प्लान कहते हैं। इस नेशनल गवर्नेंस प्लान में भी ई गवर्नेंस की बात की गई थी, यानी डिजिटल रूप से जो है सरकारी तंत्र की सेवा को और उसकी सुविधा को अपनाने की बात की गई थी। तो इस फैक्ट को भी आप जरा जोड़ दीजिए। नेशनल गवर्नेंस प्लान 2005 के माध्यम से भारत ने जनता के लिए सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस की भावी प्रणाली के रूप में मान्यता दी थी। डिजिटल इंडिया इसी का आगे का मॉडिफाइड वर्जन है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए और सिंगल विंडो ढांचे में अपनाकर विभागों या अधिकार क्षेत्रों में समेकित रूप से एकीकृत सेवाएं प्रदान करने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है। देखिए डिजिटल इंडिया जो है आपका नेशनल गवर्नेंस प्लान का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। एक कदम हम लोग आगे इसलिए बढ़े हैं कि एक ही पहलू पे, एक ही कंप्यूटर पे, एक ही लैपटॉप पे, एक ही मोबाइल फोन पे भारत सरकार का जो भी सिस्टम है, प्रणाली है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आपका वित्तीय हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, एक ही मोबाइल से आपको सारा सेवा मिलता चला जाए। और यही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जो है योजना है, तो प्रदान करने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कौन कौन जो है आपका महत्वपूर्ण जो है स्तंभ है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जिससे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत में सफल होगा और भारत सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी आप देख चुके, भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना के बारे में बता दिए। अब जो है चलिए हम लोग डिजिटल इंडिया के स्तंभ के बारे में बात करें। देखिए बच्चों, जिस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा उसी तरह आपके आंसर कंटेंट को छोटा या बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, अभी डिस्कशन के लिए बहुत सारा पॉइंट्स आपको डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दो पॉइंट्स को आपको जोड़ देना हो या एक दो फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो उसको आप हटा सकते हैं। यदि ये फुल लेंथ क्वेश्चन आया या जोड़ के आया तो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना होगा। तो चलिए डिजिटल इंडिया के स्तंभ के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्तंभ है ब्रॉडबैंड हाईवे। अब देखिए ब्रॉडबैंड हाईवे है क्या। जिस तरह से आपका नेशनल हाईवे सड़क है, नेशनल वाटरवे आप पानी मार्ग है, जल मार्ग है, उसी तरह इंटरनेट की सुविधा के लिए आपको एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक चाहिए, जिससे कि आपका डाटा आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस कर सके या कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो उसी को हम लोग जो है एक ब्रॉडबैंड हाईवे का कॉन्सेप्ट दिए हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है। देखिए अभी तक आपको पंखा या कूलर या एसी, टेबल, कुर्सी ये बुनियादी जरूरत है, लेकिन अब इंटरनेट भी जो है आधुनिक जीवन की एक बुनियादी रूप के रूप में ये विकसित हो रहा है, इकोनॉमिक्स का पहलू है। इसलिए ब्रॉडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य दायित्व है। ये तो आप वजह दे दिए कि ब्रॉडबैंड हाईवे क्यों स्थापित करना है। अब
भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि भारत देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ, भारत की विशालता और बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की एक व्यापक योजना को डिजिटल कार्यक्रम के इस स्तंभ के तहत मान्यता दी गई है और क्रियान्वित किया गया है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई ब्रॉडबैंड हाईवे में क्या क्या सरकार कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है। तो अंतिम पैराग्राफ आप ये कहिएगा कि भारत सरकार 3 भाग में ब्रॉडबैंड हाईवे को बांट दी है, एक ग्रामीण इलाके के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक पूरे भारत के लिए। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ब्रॉडबैंड की व्यवस्था की गई है और पूरे भारत में इसके लिए जो अधिसंरचना जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसका हम लोग नाम दे रहे हैं राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो अब देखिए, इस स्तंभ में यानी ब्रॉडबैंड हाईवे जो आपका पहला स्तंभ है, इस स्तंभ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड के अलावा राष्ट्रीय सूचना संरचना सहित 3 भाग है। मतलब जो पूरे राष्ट्र के लिए है वो राष्ट्रीय सूचना संरचना, ये ग्रामीण संरचना अलग है, शहरी संरचना अलग है, और तीसरा पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय सूचना संरचना सहित 3 भाग है। और राष्ट्रीय सूचना संरचना के तहत एक आपका राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एक पूरे देश में फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। इस जाल को हम लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इस नेटवर्क के दायरे में क्या आने वाला है, तो जो भी आपके ग्रामीण इलाके में जो ग्राम पंचायत हैं, उस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत लाया जाएगा। और अभी का जो परियोजना है इसमें ग्राम पंचायत के दायरे में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के दायरे में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परियोजना के लिए ब्रॉडबैंड के तहत लाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका पहला स्तंभ या पहला कारक। दूसरा स्तंभ क्या है कि भाई मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए तो भाई आप ब्रॉडबैंड बना दिए, अब जो है सारे लोग को पास कैसे होगा, जब इसका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब उसको आप मोबाइल को चलाने का जो उसमें दर होगा, पैसा होगा, कम लगेगा तभी ना। इसीलिए भारत में फायदा क्या है कि जो भी इंटरनेट डाटा का जो लागत लग रहा है किसी भी ग्राहक को, किसी भी आदमी को, उसका दर जो है वो कम होते जा रहा है। तो स्मार्टफोन की तेजी से बढ़ती पैठ और डाटा की लगातार घटती दर ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। ठीक है भाई। अब मोबाइल फोन आप शुरू में इस्तेमाल करते थे, क्यों? फोन पे बात करने के लिए, यानी संचार के लिए। लेकिन अब जो है ये सूचना और कनेक्टिविटी का स्रोत बन गया है। मोबाइल फोन से आपको सूचना मिल रहा है, मोबाइल फोन एक कनेक्टिविटी यानी आपको भारत सरकार से जोड़ दिया जा रहा है। तो मोबाइल फोन मात्र संचार का एक साधन होने की बजाय सूचना और कनेक्टिविटी का स्रोत बनने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। अब जो है कि अब भारत सरकार चाह रही है कि बहुत सारे गांव हैं जो मोबाइल कवरेज में नहीं है, तो ऐसे 50,000 से अधिक गांवों को भारत सरकार चिन्हित की है कि ताकि वहां पे मोबाइल कवरेज पहुंचे। तो इस स्तंभ के तहत डिजिटल कवरेज को बांटने के उद्देश्य से मंत्रालय का लक्ष्य 50,000 से अधिक गांवों को जोड़ना है जहां मोबाइल कवरेज नहीं है। तो दूसरा कारक है आपका मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, या दूसरा स्तंभ जो है जिससे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सफल होगा वो है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा हम लोग देखते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। ठीक है भैया, आप ब्रॉडबैंड लगा दिए,
मोबाइल फ़ोन का आपका डाटा का दर भी ख़त्म कर दिए। लेकिन कोई ऐसा जगह है, आज तो अपने आप कमरे में बैठ के देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे भारत में जिनके पास ऐसा कोई जगह नहीं है। तो आम जनता जो है, जो गरीब से गरीब जनता है, ये भारत सरकार का ये महत्वाकांक्षी परियोजना तक कैसे पहुंचेगी? तो इस परियोजना तक जो है गरीब तबके के लोग या वंचित लोग भारत सरकार की इस सुविधा से कैसे जुड़ेंगे? तो इसका आंसर है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। याद रखिएगा, एक्सेस का मतलब पहुंच, पब्लिक इंटरनेट, पब्लिक मतलब जनसाधारण के लिए इंटरनेट, और इस इंटरनेट में जनसाधारण कैसे पहुंचेंगे, जिसको हम लोग एक्सेस कार्यक्रम कहते हैं। तो हम लोग बात किए थे कम्युनिटी सर्विस सेंटर की, कि भारत सरकार क्या सोच रही है कि किसी गांव में कुछ ऐसा जगह चुन लिया जाए, देखा जाए, ताकि जो कि साझा रूप से सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे गांव में मंदिर है तो सारे लोग मंदिर में जाते हैं, गांव में कुआं है तो सारे लोग कुआं से पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसा स्थान हो जहां पे कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये टावर लगा हो या ब्रॉडबैंड का कोई मशीन लगा हो, तो ताकि आम जनता उसको इस्तेमाल कर सके। तो सरकार जो है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत यही चीज़ सोच रही है। तो क्या सोच रही है भैया? तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 घटकों पर केंद्रित है, जिसे CSC यानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर है ना, जो कि साझा रूप से सारा लोग इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपके गांव में आपके गांव में गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा के प्रांगण में ही भाई खोल दिया गया कि भाई जो भी गरीब लोग हैं इस कार्यक्रम का, इस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको आप CSC बोल दीजिए। या गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो उसको CSC बोल दीजिए। और दूसरा है कि डाकघर आपको हर एक जगह मिलेगा। तो डाकघर को क्या किया गया है कि बहु सेवा केंद्र के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। कहने का मतलब कि डाकघर तो आपको डाक सेवा देगा ही, लेकिन वो इंटरनेट का एक स्रोत भी बन जाएगा। तो इस तरह का जो है कम्युनिटी, ये सामुदायिक जो भवन होगा, सामुदायिक स्थल होगा, यहाँ पे आम जनता भी जा सकेगी, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेगी। तो इसी को कहते हैं बच्चों पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 घटकों पर केंद्रित है, जिसमें CSC और डाकघरों को बहुसेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाना शामिल है। अब देखिए कि क्या भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है? बोले हाँ, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तो भारत सरकार एक परियोजना बनाई है जिसको हम लोग CSC 2 कहते हैं, और इस CSC 2 के तहत जो है ग्राम पंचायत के स्तर पर 2.5 लाख CSC केंद्रों की बात की जा रही है। इसके अलावा 1.5 लाख डाकघरों को जो है एक इंटरनेट के स्रोत के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो पढ़ लीजिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मंत्रालय का लक्ष्य CSC 2 परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पे 2.5 लाख CSC केंद्रों का एक आत्मनिर्भर नेटवर्क स्थापित करना है। लगभग 1.5 लाख डाकघरों को बहुसेवा केंद्रों में बदलने का प्रस्ताव है, और डाक विभाग द्वारा इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका जो है तीसरा पहलू। अब हम लोग चलते हैं चौथा पहलू, चौथा स्तंभ, चौथा कारक जिससे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपके यहाँ सफल हो, तो वो है E-गवर्नेंस। कहने का मतलब है E-गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट के द्वारा जो है शासन को, सरकार को चलाना। तो सरकार को चलाने का मतलब क्या? सेवा, आम जनता को सेवा चाहिए। अब आप सोचिए होगा 10 साल पहले यदि आप बैंक में जाते होंगे तो बहुत लंबा चौड़ा 3-4 पेज 5 पेज का फॉर्म होता था, जिससे कि आपको अकाउंट खोला जाता था। ये करो, ये इस विंडो पे जाओ, उस बाबू से साइन कराओ, फिर आपका अकाउंट खुलता था। अब जो है इस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, फॉर्म भी छोटा हो गया है, या फॉर्म की संख्या में भी कमी आ गई है। अब देखिए तो, और दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप किसी को स्पीड पोस्ट करते थे। अब स्पीड पोस्ट जो है
कब पहुंचेगा, 24 घंटे में पहुंचेगा कि 48 घंटे में पहुंचेगा, आपको कुछ मालूमात नहीं चलता था। लेकिन आज आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि इस समय बुक हुआ आपका पोस्ट, पार्सल, चिट्ठी, पटना से दिल्ली जाना है तो आज बुक होके कहाँ गया भाई, चलो भाई बुक होके दूसरे दिन दिल्ली पहुँच गया। अब दिल्ली से आपको लाजपत नगर जाना है तो 12 बजे दिल्ली जीपीओ से लाजपत नगर निकल आया। तो क्या आप देख रहे हैं कि ट्रैकिंग हो रहा है, मतलब कि आपको मालूम चल रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा कि किस तरह से आपका जो पार्सल है या पैकेट है या पोस्ट ऑफिस है या एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है चौथा स्तंभ जो है वो है ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार। शासन तंत्र और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग से दुनिया भर के लोगों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इस स्तंभ के तहत सरकार के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें फॉर्म सरलीकरण, फॉर्म की संख्या में कमी, ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग, ऑनलाइन रिपोजिटरी और सेवाओं प्लेटफॉर्म का एकीकरण, ये सब बात है। अब क्या है कि इसमें एक चुनौती भी है, चुनौती को भी जरूर मेंशन कीजिएगा। चुनौती ये है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जो कि हर एक भाषा को एकीकृत कर ले। तो लास्ट पैराग्राफ यही है। इस स्तंभ के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय भाषाओं में मानव मशीन इंटरैक्शन की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम के पारंपरिक विकास की भी स्थापना की है। बहुत बड़ी पहल है। आप देखिएगा, चूंकि आप लोग 66 बीपीएससी मेंस का परीक्षा दे रहे हैं, बिहार सरकार का वेबसाइट खोलिएगा तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिलेगा। अब बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण भी देखिएगा या बजट भी देखिएगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिलेगा। आप भारत सरकार का भी देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण या वेबसाइट, बहुत सारा भारत सरकार वेबसाइट है, आपको अंग्रेजी हिंदी में मिलेगा। भारत सरकार के कुछ वेबसाइट है, पोर्टल है जो सिर्फ आपको अंग्रेजी ही मिलेगा। तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है जिसके कारण कि हिंदी में आपको वेबसाइट नहीं मिल पाता है। आप झारखंड सरकार का वेबसाइट देखिए, वो सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन बिहार सरकार का वेबसाइट आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिल जाता है। तो जो इस तरह की सुविधा, भारतीय भाषाओं की सुविधा जो है सरकार जो है ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार के तहत ये सरकार देने की कोशिश कर रही है। इसका अंतिम पैराग्राफ का मतलब यही है। इस स्तंभ के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय भाषाओं में मानव मशीन इंटरैक्शन की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम के पारंपरिक विकास की भी स्थापना की है। चलिए पांचवा, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ई क्रांति, अब तो भाई डिजिटल इंडिया जो हम लोग डिजिटल बात करते हैं, ये एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है, एक आंदोलन है। तो इस आंदोलन से इस क्रांति को कैसे आप देख रहे हैं? अब आप देखिए, मान लीजिए आप कोई कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, कोर्ट में यदि केस है, तो उसको ट्रैकिंग भी आप जो है वेबसाइट से कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कोई एप्लीकेशन दिए हैं आधार कार्ड का, वो भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। पैन कार्ड का आवेदन दिए हैं, वो भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपका कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो भी सब कुछ ऑनलाइन है कि घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जाइए वैक्सीनेशन केंद्र में और जाके अपना टीकाकरण करा लीजिए। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। अब इसमें क्या है कि भारत सरकार जो है 40 जो है ऐसा कार्यक्रम को आइडेंटिफाई की है, पहचान की है, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये काम कर रही है ना। जिसमें कि आपका न्यायिक सेवा जाता है, पैन कार्ड, आर्थिक सेवा जाता है, टैक्स आ जाता है, परिवहन आ जाता है, ये सब चीज़। तो ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, कई वर्षों से भारत सरकार लगातार ई गवर्नेंस पे ध्यान केंद्रित कर रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है। इस स्तंभ के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 44 मिशन मोड कार्यक्रमों की पहचान की है,
जिन्हें केंद्रीय, राज्य और एकीकृत परियोजनाओं के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है अब देखिए, अब वो कौन कौन सा परियोजना है जिसको कि भारत सरकार मिशन मोड में तैयार कर रही है। तो प्रमुख फोकस क्षेत्रों में बैंकिंग, आय टैक्स, आयकर, परिवहन, वाणिज्यिक कर, वित्तीय समावेशन आदि शामिल है। इस स्तंभ का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं जैसे शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के लिए प्रौद्योगिकी, किसानों के लिए प्रौद्योगिकी, सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, न्याय के लिए प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है। अब छठा हम लोग स्तंभ देखते हैं। छठा आपका जो कारक है जिससे कारण डिजिटल इंडिया फले फूलेगा, वो है सभी के लिए सूचना। अब भारत सरकार देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण या बजट या जो भी अपना खर्चा का ब्यूरो निकाल देती है वेबसाइट पे, पोर्टल पे, का आम जनता जाके उसको देख सकती है, वो रिपोर्ट देख सकती है। या लोकसभा, राज्यसभा में सरकार के तरफ से संसद में क्या क्या कार्रवाई, वो सब आप लोग देख सकते हैं और देख भी सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आप उसको प्रसारित भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो नागरिकों को सूचना भी मिल रहा है और नागरिक जो है, भारत के नागरिक जो है सूचना का लाभ भी उठा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया का सफल कार्यान्वयन के लिए सभी के लिए सूचना छठा स्तंभ या छठा कारक होता है। इस स्तंभ का उद्देश्य भारतवासियों के उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः वितरण के लिए लाइन मंत्रालयों द्वारा उत्पन्न विश्वसनीय आंकड़ों की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस स्तंभ के तहत सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया और वेब आधारित प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से लाभ उठाते हुए नागरिकों को सूचना प्रदान करना और उनसे विचार विमर्श करना है। तो ये है आपका जो है अगला कारक। अब हम लोग देखते हैं सातवां कारक, वो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। अब देखिए, डिजिटल इंडिया, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट में आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए ना, सेट टॉप बॉक्स चाहिए है कि नहीं, वी सेट चाहिए। तो इसका विनिर्माण, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, भारत में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अत्यधिक इस तरह के उद्योग में अत्यधिक पूंजी लगता है और रोज इनका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा विनिर्माण का जो आर्थिक गतिविधि है भारत में नहीं हो पाता है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि इसमें विदेशी निवेश भी बढ़े और भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बहुत ज़्यादा बढ़े। तो भारत सरकार इसको सफल बनाने के लिए कुछ लाभ भी उद्योग जगत के लिए लेके आई है। चलिए उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपनी की प्रौद्योगिकी विकास की रीढ़ माना जाता है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा आपका विकास होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपनी की प्रौद्योगिकी विकास की रीढ़ माना जाता है और साथ ही प्रौद्योगिकी को अधिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। अब जो है दूसरा इसका चुनौती क्या है कि अत्यधिक पूंजी और परिचालन में व्यय के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने गति नहीं पकड़ी है। तो अब जो है भारत सरकार इसको कैसे समाधान कर रही है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए मंत्रालय नीतिगत कदम उठाकर विश्व का ध्यान आकर्षित करके इस परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रहा है। इस स्तंभ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एफबीएसई, फैबलेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल फोन, उपभोक्ता एवं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो एटीएम शामिल हैं। सॉरी।
तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए मंत्रालय नीतिगत कदम उठाकर विश्व का ध्यान आकर्षित करके इस परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रहा है। अब जो है कि भारत कौन कौन सा सामान उत्पादन करना चाहता है, तो वह है आपका FABS फैबलेस, सेट टॉप बॉक्स, वीसैट, मोबाइल फोन, उपभोक्ता एवं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो ATM शामिल है। भारत में भारत सरकार कौन कौन सा नीति लेके आ रही है, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूती करने के लिए सबसे पहला जो नीति लेके आ रही है, प्रोत्साहन लेके आ रही है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, है ना। एक पहला स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। दूसरा है कि बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण हो, उसके लिए दूसरा स्कीम लेके आई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब जैसे जैसे आपको उत्पादन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे भारत सरकार आपको कुछ प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन पॉइंट बिंदु देगी। और तीसरा है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नीतियां शामिल हैं। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग 8वां स्तंभ नौकरियों के लिए IT। जब हम लोग इतने बड़े क्षेत्र में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो आपको मानव संसाधन चाहिए, और मानव संसाधन के लिए IT और ITS माने IT और IT इनेबल्ड सर्विस ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो युवा हैं उनको कौशल विकास कार्यक्रम या कौशल विकास को बढ़ावा देकर मानव संसाधन तैयार कर रही है, ताकि भारत में IT में जो भी अवसर आए यहाँ के लोग उस अवसर का भी फ़ायदा उठाएं, रोजगार मिले और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी सशक्त हो। तो नौकरियों के लिए IT, तो IT या ITS क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्रों में गिना जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के कौशल विकास पर केंद्रित स्तंभ का लक्ष्य IT या ITS क्षेत्र के लिए उन्हें कुशल बनाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के इस क्षेत्र के तहत बड़े पैमाने पर BPO की स्थापना और IT प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एक पॉइंट जरूर नोट कर दीजिएगा कि इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 9वां और अंतिम जो है उसको हम लोग कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। अभी तक जो हम लोग बात किए हैं बच्चों, उसमें 4 साल, उस तरह के कार्यक्रम में 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी लग सकता है। लेकिन बहुत सारा कार्यक्रम जो है डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 9 महीना लगेगा। तो वैसे कार्यक्रम को हम लोग अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम कहते हैं। और जैसे कि सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना, या जो आपका स्कूल का किताब है उसको ई-बुक में बदलाव करना, SMS द्वारा आधारित मौसम की जानकारी देना, ये सब जो है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम में आ जाता है। तो इसी के तहत 9वां और अंतिम आपका स्तंभ है कि इस स्तंभ में विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाएं हैं जिनका भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। सरकारी मेल का डिज़ाइन मानकीकरण, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट, स्कूली किताबों का ई-बुक में बदलाव, SMS आधारित मौसम की जानकारी, आपदा अलर्ट और खोए पाए बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। तो ये बच्चों आपका स्तंभ है जिससे कि आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आप सफल बना सकते हैं। अब चलिए कुछ चुनौतियां हैं, 3 चुनौतियां निकल के आती है। एक है तकनीकी चुनौती, मानव संसाधन डिजिटल साक्षर नहीं है, आम जनता डिजिटल साक्षर नहीं है। बहुत हद तक जो आपका शासकीय तंत्र है उसमें भी तकनीकी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियां हैं डिजिटल इंडिया के में अवरोध पैदा करने के लिए। संगठनात्मक चुनौतियां, संगठन के आधार पे
भारत सरकार कुछ तय नीति के तहत काम करती है, बिहार सरकार कुछ तय नीति के तहत काम करती है, दोनों में समन्वय बनाना, कुछ कुछ राज्यों में भाषा का अंतर मिलता है, तो संगठन के आधार पे भी एक चुनौती डिजिटल इंडिया के लिए सामने आती है। और तीसरा है आर्थिक चुनौती। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ज़्यादा इसमें व्यय की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और कोविड के कारण बहुत सारा जो संसाधन है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम में लग गया है। तो 3 चुनौतियां खड़ी होती हैं। अब एक अधिकारी के रूप में आपको चुनौती का समाधान देना है, और यही समाधान आपका निष्कर्ष के रूप में आना चाहिए। तो चलिए, निष्कर्ष: डिजिटल सेवाओं और प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से अपनाए जाने की सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित किया गया। जैसे देखिए, अभी कुछ भी काम करने के लिए अब एक नया प्रोटोकॉल डेवलप हो गया है, विकसित हो गया है कि जब तक आप कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको परीक्षा देने दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपको ट्रेन में बैठने न दिया जाए। तो इस तरह से एक मजबूत और सख्त नियम की ज़रूरत है। जैसे कि आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाने में देखा जा सकता है, जिससे महामारी में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले का पता लगाने की आसानी हुई। उसी तरह परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें कार्यबल का कौशल विकास यानी कि मानव संसाधन, और परियोजनाओं की भविष्यवादी योजना शामिल हो। यानी जो भी आप परियोजना बना रहे हैं उसमें देखिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसको कहाँ तक विकसित करना है। संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है क्योंकि संसाधन सीमित है, और डिजिटल निरक्षरता एक प्रमुख अवरोधक है। डिजिटल साक्षर बनाना है, अतः डिजिटल अंतर को प्राथमिकता से पाटना चाहिए। उद्योग और शिक्षा की भागीदारी: अब जो उद्योग में है, जो शिक्षा में है, उनको भी सरकार को अपने साथ भागीदार बनाना चाहिए ताकि एक समावेशी ज्वाइंट प्रयास हो और आपका ये कार्यक्रम सफल हो। तो उद्योग और शिक्षा की भागीदारी जैसे समावेशी प्रयास डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्यापक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों,